कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जिस तरीके से परीक्षा पास आती जाती है उसी तरीके से आप लोग भी पूरी तरीके से पूरी मेहनत लगन निष्ठा के साथ लगे हुए हैं और अगर इसी तरीके से आप लोग लगे रहे तो ईश्वर चाहेगा तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 30 प्रश्नों की जो सीरीज बिल्कुल मुफ्त प्रतिदिन चल रही है उसमें आज ये चौथा वीडियो है। जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, जो पब्लिश वीडियो है जो मुफ्त 30 प्रश्न है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हों, कैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी संस्थान से जुड़े हों या आप स्वयं से तैयारी कर रहे हों, लेकिन अपनी तैयारी का मूल्यांकन अवश्य करें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब पहले जैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब 1 2 3 4 पॉइंट में करके पूछे जाते हैं और गहन अध्ययन आप करेंगे तभी उन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये 30 प्रश्न जो है इसको भी देखते हैं। इकाई 2 प्रारंभ हुई है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो जो इकाई चलती रहेगी उसी से आधारित प्रश्न आप लोगों को हम कराते चलेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आज प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन और नामकरण की बात हम करेंगे और उस पर आधारित ये 30 प्रश्न हैं। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उन्हें पीडीएफ सुबह मिल चुका है 10 बजे, 2:30 बजे अभी लेक्चर मिलेगा, रात में 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी और यह वीडियो पब्लिश वीडियो जो 30 प्रश्न प्रतिदिन लगातार चल रहा है। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही 30 प्रश्न का वीडियो डाला जाए आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किसने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है जबकि ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की 4 पद्धति है और 4 पद्धति आपको पता है। 4 पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी के बारे में भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह इन लोगों ने अपनाया है। तो अभी आगे हम लोग विस्तृत बात करेंगे। इस्तबार, दाला, लित्रोत्तर, एंदुई, हिंदुस्तानी के बारे में सत्य कथन कौन सा है? यह 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखित ग्रियर्सन की रचना है। यह कालक्रमानुसार न होकर वर्णक्रमानुसार है। हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के रचनाकारों को भी शामिल किया गया है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अब बहुत सारे लोग जल्दबाजी में इस प्रश्न का उत्तर गलत कर दिए हैं। उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3। हाँ, यह 1839 में प्रकाशित हुई, फ्रेंच भाषा में भी है लेकिन ग्रियर्सन की नहीं है रचना, गारसा दत्तासी की है। ध्यान रखना, गारसा दत्तासी की है, इसलिए पहला गलत होगा, दूसरा और तीसरा सही होगा। जो भी नए लोग हैं कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और अपना उत्तर जरूर अपनी कॉपी में लिखते चले। इसके बाद जब सही बताया जाए तो वो सही उत्तर आगे लिख लें ताकि मिलान करके वीडियो के अंत में आप जरूर कमेंट करके बता सकें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। शिव सिंह सरोज के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसका प्रथम संस्करण 1883 ईस्वी में और दूसरा संस्करण 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह कहा जाता है। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3 आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। अगला प्रश्न। हाँ, ध्यान रखना, यदि आप नए हैं और जुड़ना चाहते हैं, इकाई 2 प्रारंभ हुआ है तो इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आज फीस में विशेष छूट रखी गई है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप जुड़ते हैं तो इकाई 1 जो हो गया है उसका पीडीएफ नोट्स, उसका वीडियो लेक्चर, उसकी लाइव क्लास सारी चीज़ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और आप इकाई 2 से जुड़ेंगे हमारे साथ आज से। मिस्र बंधु विनोद के बारे में सत्य कथन कौन सा है?
यह ग्रंथ 4 भागों में है, जिनमें से प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चतुर्थ खंड या चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। अंतिम 3 खंड को हिंदी नवरत्न नाम से जाना जाता है। दूसरे संस्करण में दुलारे लाल भार्गव के कहने पर कबीर को हिंदी नवरत्न में जोड़ा गया। 1 2 2 3 1 3 1 2 3 कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सही होगा आपका सी 1 और 3। अंतिम 3 खंड नहीं बल्कि प्रथम 3 खंड। प्रथम 3 खंड को हिंदी नवरत्न नाम से जाना जाता है, अंतिम 3 खंड नहीं। और जो नवरत्न की हम लोग बात करते हैं, नवरत्न में कौन थे जानते ही होंगे आप लोग। हो सकता है कि बाई द वे कभी इस पर प्रश्न पूछा जाए, भाई इसमें तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतिराम, चंद्रबरदाई, हरिश्चंद्र, ये 9 लोग थे। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्रबंधु विनोद से लिया है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन एक चीज़ ये आपसे प्रश्न है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो यह कहा कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधुओं से लिया है, किस काल के कवियों की बात कर रहे हैं? किस काल के कवियों के बारे में यह कथन कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा? किस काल के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी हम इसका उत्तर आपको कल के सीरीज में देंगे, ध्यान रखिएगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। चलिए बता ही देते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अब अगला नहीं देख पाएंगे या व्यस्त रहेंगे या नोटिफिकेशन ना आए। ध्यान रखिएगा, रीतिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल। चलिए ध्यान रखिएगा, लिख रहे हैं तो लिख ही लीजिए, रीतिकाल। अगला प्रश्न, फ्रेंच विद्वान तेन के विधेयवादी पद्धति को किसने अपनाया? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा 6 का सी 1 और 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी। मैंने अभी बताया कि मिश्र बंधु और ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है, विधेयवादी पद्धति को नहीं। कवि का काम, यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। उत्तर हो जाएगा आपका बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आपने अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, डॉक्टर नगेंद्र का ने जो संपादन किया है, तो उसमें आपको यह कथन बहुत आराम से मिल जाएगा। बहुत क्या लगभग लोगों ने डॉक्टर नगेंद्र की रचना तो पढ़ी ही होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास तो पढ़ा ही होगा। या फिर अगर हम संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इतना ही नहीं, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी पढ़ा होगा। तो ये सब ऐसी रचना है कि अगर इन्हें आप पढ़ लेते हैं तो प्रश्न आपको जो साहित्य से आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास से, वो लगभग प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोकवृत्ति की प्रतिध्वनि है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? शिव सिंह सरोज, कविवृत्त संग्रह कहा गया इसे। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा गया। मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा गया। तज़किरा ईश्वरा ई हिंदी लघुवृत्त कविवृत्त संग्रह कहा गया। कौन सा सुमेलित है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3। देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा से, चौथे के बारे में कहीं पर भी लघु कविवृत्त संग्रह का जिक्र नहीं किया गया है। मैंने इसलिए दिया कि मौलवी करीमुद्दीन ने जो 1848 ईस्वी में तज़किरा ईशुरा ई हिंदी लिखा है, जिसे तबकाश्वरा भी कहते हैं, इसमें 1004 कवियों का जिक्र है,
जिन 1004 में से अगर हम हिंदी की कवियों की बात करें तो 62 हिंदी के कवि हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया है, नामकरण का नहीं। कालक्रमानुसार इसमें वर्णन है। जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था, मिश्रबंधु ने किया था, वैसे ही कालक्रमानुसार इसमें वर्णन है। निम्न में से रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना समझ पड़ता है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये सारे के सारे कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मिश्रबंधु विनोद के अलावा इतिहास लेखन में शुक्ल जी ने किसकी मदद ली? हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। इन सभी रचनाओं का सहारा लिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। अगला प्रश्न, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल का समय माना है कब? 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, 1650 से 1857, 1600 से 1857, 1700 से 1900 विक्रम संवत। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा ए। तो अब आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि आखिर 1650 से 1857 किसने लिया है? तो बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़िए, आपको वहां मिल जाएगा। बच्चन सिंह 1600 ईस्वी से लेकर 1857 की अगर बात करें तो गणपति चंद्रगुप्त। रीतिकाल का समय किसने माना है? ये तो गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। जबकि 1700 से 1900 विक्रम संवत की अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का कथन कौन सा है? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखन गारसा दत्तासी था, यह निर्विवाद है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि 1 और 2 होगा, क्योंकि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बाकी पहला और दूसरा दोनों कथन नलिन बिलोचन शर्मा का है। अगला प्रश्न देखें, गणपति चंद्रगुप्त ने किसके बारे में लिखा है कि वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जो शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में, नंदुलारे वाजपेयी के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, या नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में गणपति चंद्रगुप्त ने यह कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? देखिए, इतिहास लेखन का मैंने पूछा है, जन्म काल के अनुसार नहीं पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पहला। सबसे पहले मिश्रबंधु ने लिखा, फिर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, फिर रामकुमार वर्मा ने लिखा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो 15 का उत्तर ए होगा। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति विधेयवादी पद्धति है। मिश्र बंधुओं में सुखदेव, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी हैं। गणपति चंद्रगुप्त का कथन है कि निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। द्विवेदी मतलब यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला प्रश्न देखें, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। ये 4 पद्धति हैं इतिहास लेखन में।
और ये विधेयवादी पद्धति के बारे में कहा गया है। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, परशुराम चतुर्वेदी। लिखने की सजगता जीवंतता को कम करती है जबकि कहने की सहजता जीवंतता को बढ़ाती है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी। उत्तर हो जाएगा सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को या निर्गुण ज्ञानाश्रयी को संत काव्य और प्रेमाश्रयी को प्रेम काव्य नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर हो जाएगा बी, रामकुमार वर्मा। भाई इन्होंने वीर गाथा काल की जब हम बात कर रहे हैं तो वीर गाथा काल को संधि काल या चारण काल नाम इन्होंने दिया, रामकुमार वर्मा ने। इन्होंने जो रचना लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो रामकुमार वर्मा ने लिखा है। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी इन्होंने माना है, ये भी प्रश्न पूछा था। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों से और है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो रामकुमार वर्मा ने लिखा, इसमें कब से कब तक का इतिहास है? पता है ना आप लोगों को? अगर नहीं पता तो जान लीजिए। 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक लिखा गया है। और रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, और जो पीडीएफ मिला उसे पढ़ लीजिए। अभी जो लेक्चर मिलेगा 2:30 बजे उसे पढ़ लीजिएगा। विस्तृत वीडियो लेक्चर इसीलिए दिए जाते हैं, इसीलिए पीडीएफ दिया जाता है कि विस्तृत में आप पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट इसीलिए समझाया जाता है, तभी इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। निम्न में से किसने कहा आदिकाल नाम भ्रामक है? इसमें बाबा आदम के ज़माने का बोध होता है तथा आदिकाल को अपभ्रंश काल जातीय साहित्य नाम दिया। रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 21। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा कि जो आदिकाल नाम है भ्रामक है, इसमें बाबा आदम के ज़माने का बोध होता है और आदिकाल को इन्होंने अपभ्रंश जातीय साहित्य नाम दिया। और जब भक्ति काल की बात आती तो उन्होंने कहा कि भक्ति काल को मध्यकाल नहीं कहना चाहिए। बच्चन सिंह ने कहा कि भक्ति काल को मध्यकाल नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि कहते हैं क्योंकि यह जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। भाई जब ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि किसने भक्ति काल को जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक कहा है? किसने भक्ति काल को जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा। देखिए पीडीएफ में भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, प्रश्न में आपको बताते हैं। कई लोग कहते हैं सर ये तो आपके पीडीएफ में है ही नहीं, प्रश्न पूछा गया है। भाई पीडीएफ में साहित्य है, साहित्य सागर है, इतना बड़ा है, सभी को समाहित नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें अलग से होती हैं, बताते चलते हैं। अब कहाँ किस पीडीएफ में मैंने बता दिया है ये ध्यान नहीं रहता है। लेकिन आप देखें जैसे यहाँ पर नहीं, मैंने आपको बता दिया, बाई द वे परीक्षा में आ जाए प्रश्न, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से पूरे वीडियो को देखते हैं, सारी चीज़ों पर गौर करते हैं, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जेआरएफ जरूर होगा, आप परीक्षा में सफल जरूर होंगे। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप यहाँ पर ना पढ़े हों या ना सुने हों। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो कि कुल 16 खंड में प्रकाशित हुआ था, इसमें 6वां खंड कौन सा है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। 6वां खंड में किसका वर्णन है, किसके बारे में बताया गया है? उत्तर हो जाएगा सी, रीतिकाल। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा। रामखेलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा।
विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही है। आदिकाल के नामकरण का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ, आधार काल मोहन अवस्थी / सुमन राजे, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर भी उत्तर आपका हो जाएगा डी 1 2 3 4, ये सभी के सभी सुमेलित हैं। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको तो पीडीएफ ही मिल जाता है, लेकिन यदि आप हमारे व्यूवर्स हैं, चैनल पर देख रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक रोक के जो आपको नहीं आता है, जो तथ्य आपको नया लगे उसे जरूर लिख लें, ताकि परीक्षा में के समय रिवीजन करने में आपके लिए आसान रहे। आदिकाल को जयकाल नाम किसने दिया? वासुदेव सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर हो जाएगा सी रमाशंकर शुक्ल रसाल। हाँ, वासुदेव सिंह के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आदिकाल को इन्होंने उद्भव काल नाम दिया है, आदिकाल को उद्भव काल नाम इन्होंने दिया है, तो वासुदेव सिंह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है, आदिकाल को अपभ्रंश काल, आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है, इसलिए इसका भी नाम पूछा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल कहा है, खैर इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। वासुदेव सिंह का उद्भव काल, धीरेन्द्र वर्मा का अपभ्रंश काल। बाकी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल नाम दिया है, तो पता है आपको। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का प्रथम प्रयास किसने किया है? आपका उत्तर हो जाएगा सी गारसादा तासी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? आपका उत्तर हो जाएगा बी ग्रेयर्सन। द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गुप्त, लक्ष्मी सागर वाषेण। उत्तर हो जाएगा सी किशोरीलाल गुप्त। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों के काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां अपनाई गई हैं? तो 4, और 4 कौन कौन सी हैं वो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि 4 पद्धति होगी। एक होगी आपका वर्णानुक्रम, दूसरा होगा कालानुक्रम, तीसरा होगा आपका वैज्ञानिक, चौथा होगा विधेयवादी। तो इसी तरीके से आज ये चौथा वीडियो था। कल 5वां वीडियो आपको मिलेगा इकाई 2 से, जिसमें हम लोग आदिकाल से संबंधित प्रश्न की बात करेंगे। और इसी तरीके से जैसे हमारा पेड बैच है आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी तरीके से 30-30 प्रश्न ये पब्लिश होते जाएंगे परीक्षा तक। यदि आपको विस्तृत पढ़ना है और अधिक ज्ञान लेना है और आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं है और आप लगना चाहते हैं अभी से ही, तो इतना समय है कि आप इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में अपने पेड मेंबर्स के साथ और आप सभी व्यूवर्स के साथ। कल 5वें वीडियो, इस सीरीज की 5वें वीडियो के साथ हम लोग कल आप लोगों से मिलेंगे।